एवरीवन, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो आप जानते हो कि एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है? युग्मनज से होता है। एम्ब्रियो का निर्माण किससे होता है? युग्मनज से होता है। युग्मनज से एम्ब्रियो के निर्माण की घटना जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। तो एक बीजपत्री अर्थात युग्मनज से एक बीजपत्री भ्रूण बनने की जो घटना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री एम्ब्रियोजेनी। अब जाइगोट कहाँ होता है? जाइगोट कहाँ बनता है? तो ये आप क्या देख पा रहे हैं, ये एक भ्रूणकोश है और इस भ्रूणकोश में ये अंडकोशिका है। अब पराग नलिका में जो दो केंद्रक या दो मेल गैमीट आ रहे हैं तो एक मेल गैमीट किससे मिलेगी? एग सेल से, और क्या होगा वहां पर? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन से डिप्लॉयड सेल बनेगी जिसका नाम हम लोग युग्मनज देते हैं या जाइगोट कहते हैं। और जो सेकेंड मेल गैमीट होता है इसे द्वितीय केंद्रक से मिलकर के क्या बनाता है? ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है। अर्थात ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा क्या बनता है? एंडोस्पर्म। ये क्या चीज है? ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। और ये क्या है? युग्मनज है। अब युग्मनज क्या होता है? अभी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो युग्मनज अभी विश्राम अवस्था में होता है। अपने चारों ओर एक सेलुलोज का वॉल फॉर्मेशन करके वो विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल स्थिति आती है, तो अनुकूल स्थिति आने के बाद वो अपना काम शुरू करता है। तो जब वो विश्राम अवस्था में होता है तो विश्राम अवस्था के लिए एक नाम दिया गया oospore। अर्थात ये अपने चारों ओर एक वॉल का फॉर्मेशन करके पड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? oospore कहते हैं। अब कंडीशन फेवरेबल हो गई, अनुकूल परिस्थिति हो गई, अर्थात न्यूट्रिएंट्स की जो उसकी मतलब इच्छा थी, न्यूट्रिएंट्स जो मिलना था वो न्यूट्रिएंट्स अब मिलने लग गया। तो इस नाते अब ये जाइगोट जो होगा अब ये जाइगोट क्या करेगा? विभाजन करेगा। इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और कैसा विभाजन होगा? वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। तो इस जाइगोट के ट्रांसवर्स डिवीजन से आपको क्या मिलेगा? ये त्रिकोशिकीय संरचना मिलेगी। क्या मिलेगी? त्रिकोशिकीय संरचना। कैसे वो त्रिकोशिकीय संरचना बनती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये युग्मनज है। क्या है ये? युग्मनज है, ठीक है। अब इस युग्मनज में क्या होगा? माइटोसिस होगी। तो जब माइटोसिस होगी तो इस माइटोसिस से क्या बनेगी? दो कोशिका बनेगी। क्या बनेगी? दो कोशिका बनेगी। और ये इसका केंद्र, ये इसका, दो कोशिका बन गई ना। एक युग्मनज कोशिका जो कि डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड में क्या बन गई? दो कोशिका बन गई। अब ये कोशिका फिर विभाजित होगी और ये कोशिका विभाजित होकर के फिर क्या बना ली? दो कोशिका बना ली, ठीक है। लेकिन ये कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, अर्थात इसमें विभाजन नहीं हो रहा है और सीधे ये इस रूप में आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर कितनी कोशिकाएं हो गई? 1 2 3। तो ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। एक डिप्लॉयड जाइगोट जो कि एक कोशिकीय था, अर्थात एक कोशिका था उसमें, और उसकी प्लॉयडी जो थी वो 2n थी, डिप्लॉयड था। उसमें कैसा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनी। अब इस कोशिका में फिर विभाजन हुआ। ये कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बना ली, लेकिन इस कोशिका में विभाजन नहीं हुआ और न होने की वजह से ये कोशिका उसी रूप में रह गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया? ये 3 कोशिका बन गई। क्या बन गया? 3 कोशिका। अब ये तीनों कोशिकाएं जो बन गई तो आप जानते हो कि इधर वाला सिरा जो होता है ये भ्रूणकोश है ना। तो भ्रूणकोश में जो आधार की तरफ सिरा होता है उसको हम लोग चलाजा कहते हैं, और इधर जो माइक्रोपाइल की तरफ सिरा होता है उसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि यहाँ जो 3 कोशिकाएं बनी हैं, तो जो चलाजा की तरफ वाली कोशिकाएं हैं, चलाजा की तरफ वाली जो कोशिका है, चलाजा की तरफ वाली कोशिका को हम लोग टर्मिनल कोशिका या अंत्य कोशिका कहते हैं, ठीक
ठीक है। और जो माइक्रोपाइल की तरफ जो कोशिका है, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो कोशिका है, बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका है, उसको बेसल कोशिका या आधारीय कोशिका कहते हैं। आर यू ओके? अब इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो कोशिका होती है उसको मध्य कोशिका या मिडल सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक कोशिकीय डिप्लॉयड जाइगोट में समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन गया? त्रिकोशिकीय संरचना बन गई। डाइकाट में आपने क्या देखा था? द्विकोशिकीय संरचना आपने देखी थी। वहां पर क्या देखी थी? द्विकोशिकीय संरचना देखी थी आपने, लेकिन यहाँ त्रिकोशिकीय संरचना आपको दिखाई पड़ी। जो ये भी आपको एक फर्क आपको मालूम हो गया कि किस प्रकार से द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में यहां तक भी आपको एक अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वहां एक युग्मनज में विभाजन से 2 कोशिका बनी थी और यहां एक युग्मनज कोशिका में विभाजन से 3 कोशिका आपको नजर आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना? ओके। अब इन तीनों कोशिकाओं का क्या क्या रोल है जरा वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो आपको आधारीय कोशिका दिखाई पड़ रही है या बेसल कोशिका जो दिखाई पड़ रही है, ये बेसल कोशिका क्या होती है? आकार में बढ़ जाती है। अब आगे का परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये बेसल कोशिका या आधारीय कोशिका जो ब्लू कलर की आपको यहां दिखाई पड़ रही है, ये आकार में क्या हो जा रही है? बड़ी हो जा रही है, अर्थात इसका आकार बढ़ जा रहा है और ये अपने सराउंडिंग से जहां ये बन रही है वहां से ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती है या पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। ठीक है, तो ये इसका काम आपको मालूम हो गया कि इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, ये चीज और है कि यहां पर विभाजन नहीं होता है, इसमें डिवीजन नहीं होता है, ये सेल एज सच रहती है, लेकिन साइज इसकी बढ़ जाती है, आकार इसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और ये अगल बगल से क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स का या क्या कहते हैं पोषक पदार्थों का ये अवशोषण करती है। और जो आपकी टर्मिनल सेल थी, टर्मिनल कोशिका में भी एक विभाजन के द्वारा एक लेयर बन जाती है और इसी से एक बीज पत्र बनता है। क्या बनता है? एक बीज पत्र बनता है या कोटिलेडन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना? ठीक है, अब इसका भी आपने देख लिया, इसका भी आपने देख लिया। और ये जो मिडिल सेल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल। क्या है ये? बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका है। अब इस कोशिका में क्या होगा? देयर आर सो मेनी डिविजन्स, बहुत सारे विभाजन होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे विभाजन होंगे और विभाजनों के परिणाम स्वरूप सेल का समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल का समूह बन जाता है या ग्रुप ऑफ सेल्स या मास ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का एक विशाल समूह बन जाता है। और डिवीजन हर डायरेक्शन में होता है, हर दिशाओं में क्या होता है? काफी विभाजन होता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप मास ऑफ सेल्स बन करके तैयार हो जाता है। और इसी मिडिल सेल से एम्ब्रियो के लगभग सारे पार्ट्स किससे डेवलप हो रहे हैं? मिडिल सेल्स के से डेवलप हो रहे हैं। अर्थात इसके अंदर जो बार बार विभाजन हो रहा है, हर दिशाओं में विभाजन हो रहा है, उस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो बहुत सारे सेल्स बन गई या ग्रुप ऑफ सेल्स बन गई या मास ऑफ सेल्स बन गई, तो इन्हीं मास ऑफ सेल्स से जो मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस एम्ब्रियो के बहुत सारे पार्ट्स यानी कि एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और साथ ही साथ कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, प्लम्यूल, रेडिकल, यहां तक कि सस्पेंसर सेल भी इसी मिडिल सेल से बनती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका है, जिससे कि क्या हो रहा है? भ्रूण के लगभग सभी भागों का विकास हो रहा है। तो इसके बाद अब क्या होता है? इसके बाद आप यहां देखें, ये संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, भ्रूणीय अक्ष है। ये तो उसकी बेसल कोशिका है, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल साइज बढ़ गई है। तो ये इसकी बेसल कोशिका या आधारी कोशिका है और ये इसका क्या है? ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है ये? भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है।
ठीक है। और ये इसकी क्या है, सस्पेंसर सेल है। क्या है ये, सस्पेंसर सेल है, निलंबक कोशिका इसको कहते हैं, निलंबक कोशिका। और यहां आप क्या देख पा रहे हैं, ये बीजपत्रीय नोड है, कॉटिलेडनरी नोड है, और इसी कॉटिलेडनरी नोड से अटैच्ड ये आप क्या देख पा रहे हैं, एक बीजपत्र दिखाई पड़ रहा है। और ये बीजपत्र कैसा है, पेपरी है, थिन है, पेपरी है, मतलब बहुत पतला है। तो एक पेपरी बीजपत्र या कॉटिलेडन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ग्रासेस में इसी प्रकार पेपरी कॉटिलेडन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहा जाता है किसको, बीजपत्र को, जो मोनोकॉटिलेडस में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये पार्ट है, ऊपरी वाला भाग है, उसको प्लूम्यूल बोलते हैं। और प्लूम्यूल को घेरे हुए बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग का नाम है कोलियोप्टाइल। क्या नाम है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाइल। और कोलियोप्टाइल का काम क्या है, इस प्लूम्यूल का प्रोटेक्शन करना। हालांकि प्लूम्यूल यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं है, ये प्लूम्यूल जो है वो डाइकाट के लिए है, लेकिन चूंकि संरचना बनी है तो इसी प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट बनेगा। शूट मीन्स जो स्टेम का पार्ट बनाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, शूट। तो इस प्लूम्यूल से शूट बनेगा, और इस प्लूम्यूल का जो प्रोटेक्शन कर रहा है, उस प्रोटेक्शन करने वाले भाग का नाम है कोलियोप्टाइल। और इधर नीचे क्या आप देख पा रहे हैं, नीचे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेडिकल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, रेडिकल। और रेडिकल किसके लिए जिम्मेदार है, रूट के लिए जिम्मेदार है। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम को बनाएगा। और इसको भी बाहर से कवरिंग घेरी हुई है, शीत घेरी हुई है, इसको कहते हैं हम लोग कोलियोराइजा। क्या नाम दिया गया, कोलियोराइजा नाम दिया गया। और इसका भी काम यह है कि वो इस रेडिकल को प्रोटेक्शन सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसकी रखवाली करने का काम करता है। कौन, ये कोलियोराइजा। इसके अलावा आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है कॉटिलेडनरी नोड है, इस कॉटिलेडनरी नोड से ये बीजपत्र जो है या कॉटिलेडन जो है इससे अटैच्ड है। अब इसके ऊपर आप क्या देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एपिकोटाइल, और नीचे वाले भाग में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बेसल सेल है या आधारी कोशिका है, ये आधारी कोशिका क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। और साथ ही साथ ये सस्पेंसर सेल भी क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। तो ये आधारी कोशिका भी डीजेनरेट और ये सस्पेंसर सेल भी डीजेनरेट। तो स्टूडेंट्स क्या बचा, ये वाला हिस्सा बचा, ये वाला हिस्सा क्या बचा, इतना हिस्सा बचा। ये देखिए, यही है मोनोकॉट एम्ब्रियो, अर्थात ये थिन पेपरी, और ये जो उसका कॉटिलेडन है वो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूटेलम। किसका है हिस्सा है, वो इस कॉटिलेडन का है। ठीक है ना, अर्थात इस कॉटिलेडन को क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। साथ ही साथ ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस इसका है। क्या है ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ आपने क्या देखा था कि ये क्या था, इसका ये प्लूम्यूल था, और प्लूम्यूल को घेरे हुए इसके ये जो क्या है प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाइल। और इधर नीचे की तरफ जो होता है वो रेडिकल होता है, और इसको भी प्रोटेक्टेड किए हुए ये कोलियोराइजा होता है, इसका प्रोटेक्शन करने वाला कोलियोराइजा होता है। और इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। और ये इसका जो बीजपत्रीय नोड होता है या कॉटिलेडनरी नोड होता है, जिससे कि ये बीजपत्र क्या होता है, अटैच्ड होता है, अर्थात इससे अपना संबंध बनाए रखता है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब यदि आप एक मोनोकॉट सीड अर्थात एक मेज के ग्रेन को अगर आप देखें, तो मेज के ग्रेन में आपको उसका एम्ब्रियो बड़ा मतलब छोटे से भाग में उसका एम्ब्रियो दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, ये मेज के सीट का भाग है। उस मेज के सीट के भाग में आप क्या देखते हैं कि ये इपिथेलियम के द्वारा ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसके द्वारा, इपिथेलियम के द्वारा। ये एक बड़ा कंपार्टमेंट दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा कंपार्टमेंट दिखाई पड़ रहा है, या एक बड़ा चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा सा चैम्बर दिखाई पड़ रहा है। बड़े वाले चैम्बर
को आप देख पा रहे हैं, यह है एंडोस्पर्म। क्या है ये? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, पोषण देना। ठीक है। और ये बाहरी एंडोस्पर्म, ये देख रहे हैं, ये बाहरी एंडोस्पर्म है। और बाहरी एंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एल्यूरॉन परत कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस होता है। बाहरी एंडोस्पर्म जो होती है वो प्रोटीनेशियस होती है। स्वभाव में कैसी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। स्वभाव में, ये नेचर में कैसी होती है? प्रोटीनेशियस होती है। तो इसको क्या नाम दिया गया? एल्यूरॉन परत। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। आपको एल्यूरॉन परत पर क्वेश्चन आते हैं। और ये एल्यूरॉन परत कैसी है? ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि जान ही रहे हैं कि क्या है? एंडोस्पर्म है, तो ये भी ट्रिप्लॉइड ही है ना। एंडोस्पर्म कैसी होती है? ट्रिप्लॉइड है। अरे भाई, यहां आपने क्या देखा था? ये द्वितीयक केंद्रक था, और द्वितीयक केंद्रक से जो सेकेंडरी वाला जो मेल गैमीट था उससे फ्यूज कर गया। तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी। क्या बनी है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी। ठीक है ना। तो ये आपको क्या बन गया? एंडोस्पर्म है। और ये इसका बाहर वाला हिस्सा इसका क्या है? बाहरी एंडोस्पर्म जो है वो प्रोटीनेशियस है, जिसको एल्यूरॉन परत कहते हैं। अब इस छोटे से भाग में ये आपका एम्ब्रियो है। और इस एम्ब्रियो में आप देख ही रहे हैं कि ये क्या हिस्सा है? जो आपका रेडिकल वाला हिस्सा है, और इसको कवर किए वाला हिस्सा ये इसको, ठीक है, कोलियोराइजा है। और ये इसका क्या है? प्लेम्यूल है। और इसको कवर किया हुआ इसका कोलिप्टाइल है। साथ ही साथ ये बीजपत्र है। क्या है ये? बीजपत्र है, जो इससे जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। अब सवाल ये है बच्चों कि जो इसका कोटिलेडन है, इस कोटिलेडन के पास अपना कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है। तो यदि कोटिलेडन के पास अपना कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, तो ये इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा? हम ये कह सकते हैं कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो कोटिलेडन उसके साथ अटैच्ड है, उसके पास अपना कोई न्यूट्रिएंट्स रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है। उसके पास अपना कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, फिर भी वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कैसे करता है? आइए हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन तो क्या है? ये प्रोटीनेशियस है। बाहर वाले एंडोस्पर्म को क्या हम कर रहे हैं? एल्यूरॉन परत कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस है। ये वाला पोर्शन जो है वो स्टार्च का बना हुआ है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब अगर ये पॉलीसेकेराइड है तो ये जटिल भी होगा। ठीक। अब इस जटिल पॉलीसेकेराइड का जब डाइजेशन होगा, अर्थात इसका जब पाचन होगा, तो पाचन होने के बाद अब ये सरल भाग में परिवर्तित होगा। किसके द्वारा परिवर्तित होगा? तो आप जानते हो कि यहां पर फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स और साथ ही साथ एंजाइम्स जो होते हैं, उनकी सहायता से इनका कन्वर्जन होता है। और कन्वर्जन होने के बाद अब ये जो पोषण यहां से कन्वर्ट हो गया, सरल रूप में बदल गया, सिंपल फॉर्म में जब चेंज हो गया, तो सिंपल फॉर्म में चेंज होने के बाद अब ये यहां से होकर के इसके पास आता है। समझ गए? यहां से ये न्यूट्रिशन जो होता है, अर्थात ये जो पोषण पदार्थ होता है, वो इसके पास आता है। और ये क्या है? एम्ब्रियो, क्या कहते हैं? कोटिलेडन है। क्या ये? कोटिलेडन है। तो जब ये इसके पास आ गया तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये एम्ब्रियो से। तो ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो न्यूट्रिशन यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल न होने के बावजूद ये कोटिलेडन जो है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ गई बात ना? अर्थात ये आपको समझना है कि कैसा है? स्टार्ची है। और इसका जब डाइजेशन होगा तो सिंपल फॉर्म में बदलेगा, और सिंपल फॉर्म में बदल करके ये इससे कोटिलेडन के पास आएगा, और कोटिलेडन से ये क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होने के बावजूद भी यही कोटिलेडन क्या कर रहा है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना? तो इनडायरेक्टली ये सब काम हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। इसमें सारी संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ये आपका एंडोस्पर्म दिखाई पड़ रहा है, ये एल्यूरॉन लेयर है जो कि प्रोटीन परत की है, ये स्टार्च परत है, ये इसका जो है बीज पत्र है अर्थात कोटिलेडन है, और ये इसका कोलिप्टाइल है, ये इसका कोलियोराइजा है, ये इसका एम्ब्रियो है। ठीक है ना? और ये एपिथेलियम लेयर है, अर्थात इस कोटिलेडन के पास अपना कोई संचित भोज्य पदार्थ नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। लेकिन
यू हैव टू फाइंड सम डिफरेंसेस आल्सो, आपको कुछ अंतर भी दिखाई पड़ेगा। तो आपने डाइकॉट एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट पढ़ा था तो वहाँ आपने पढ़ा था कि जाइगोट से 2 सेल बनती है और यहाँ जाइगोट से क्या बनी, 3 सेल बनती है। वहाँ आपने पढ़ा था कि जाइगोट में जो 2 सेल बनती है दोनों सेल इक्वली इंपॉर्टेंट थी। जो बेसल सेल थी वो सस्पेंसर बना रही थी ताकि एम्ब्रियो जो है वो क्या कहते हैं एंडोस्पर्म के और नज़दीक पहुंच सके, ताकि उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके। और जो टर्मिनल सेल थी वो क्या कर रही थी, वो एम्ब्रियो बना रही थी। तो हाँ, दोनों सेल बड़ी इंपॉर्टेंट थी और दोनों सेल का बड़ा स्पष्ट काम था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ बेसल सेल का कोई काम नहीं था, बस साइज में इनलार्ज हो जा रही है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर रही है। लेकिन यहाँ टर्मिनल सेल जो होती है वो क्या बना रही है, वो कार्टिलेडन बना रही है। और ये जो सेल है आपकी जो मिडिल सेल है, मध्य कोशिका है, वही एम्ब्रियो के लगभग सारे पार्ट्स बना रही है। तो इस प्रकार से ये एक बीजपत्री भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो जाइगोट से मोनोकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। कई बार उसको एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि ये वीडियो समझ में आ गया तो कम से कम एक लाइक तो बनती है, लाइक जरूर देते जाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, उन लोगों तक भी वीडियो शेयर करिए जो किसी कारण से स्टडी मटेरियल जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, या जो लोग इस प्रकार से अच्छे प्रकार का वीडियो या अच्छे प्रकार की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं संसाधनों के अभाव में, उनको भी आप शेयर करिए ताकि वो भी आपके स्क्रिप्ट से अच्छी पढ़ाई कर सकें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। उसके लिए आप बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।